तो प्यारे बच्चों, तरल यांत्रिकी के द्वितीय लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि द्रव से संबंधित या तरल यांत्रिकी से संबंधित कुछ विशिष्ट पदों के बारे में, जैसे कि दाब, आयतन, घनत्व, इन सब के बारे में। अब अच्छा, एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी थी वो क्या थी कि पिछले बार हमने बोला था कि हम क्या क्या एजम्पशन लेके चले थे, क्या क्या अवधारणाएं लेके चले थे कि तरल कैसा होना चाहिए, तरल जो होगा वो कैसा माना जाएगा, असंपीड्य मतलब घनत्व तो लगभग कैसा रहना चाहिए, नियत, और दूसरा अश्यान मतलब द्रव में जो घर्षण बल है उसको क्या माना जाएगा, नगण्य। जब तक आपसे कहा नहीं जाए आप सब इन चीजों को मानते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, मतलब द्रवों की साम्य अवस्था में क्या क्या चीजें होती है, और फिर उसके बाद द्रव गति की या तरल गति की उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स इन दो भागों में हमने बांटा था। तो जब तक द्रव खुद ना बहे तब तक तो अपन पढ़ेंगे स्टैटिक्स, और जब द्रव खुद बहने लग जाए तो उससे पहले अपन पढ़ेंगे स्थितिकी मतलब स्टैटिक्स, और जब द्रव बहने लग जाएगा तब पढ़ेंगे अपन द्रव गति की। तो स्टैटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है क्या, फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर मतलब तरल दाब। और तरल में दो चीजें आती है, गैसें और द्रव। लेकिन हमने बोला था क्या कि गैसों को अपन पढ़ चुके केटीजी में, और सभी गैसों के चूंकि घनत्व नियत नहीं रह पाता, इसलिए इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रवों के बारे में। तो सारे सवाल हमारे लगभग किस पे बेस्ड रहेंगे, द्रव। क्लियर? तो तरल दाब बोल दो या स्पेशली द्रव दाब बोल दो। तो द्रव दाब क्या चीज, इसके बारे में अपन देखेंगे कि मान लो सबसे पहले एक कंटेनर में, एक पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। क्लियर बात? द्रव, इसका घनत्व है रो। क्लियर? अब मैंने कोई, अच्छा ये कोई पात्र है और इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस बिंदु पर दाब की बात करनी है, तो पहली बात तो दाब आया क्यों, किस जगह पे दाब होगा क्यों, इस बिंदु पर दाब होगा क्यों, और दूसरा इस बिंदु पर दाब होगा तो होगा कितना। क्लियर? इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। तो द्रव दाब में आपको जो तरल दाब में जो बात आपको ध्यान रखनी है, तरल मतलब द्रव, इस चैप्टर में अधिकतर केसेस में द्रव दाब में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जब किसी तरल वस्तु, तरल वस्तु, ठोस वस्तु की तरल वस्तु, इसे अपन बोलेंगे फ्लूइड बॉडी। फ्लूइड बॉडी पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए तब यह बल द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर वितरित, मतलब या इसे यूं बोल दो आंतरिक वितरित, इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड दाब उत्पन्न करता है, एवं इस दाब को द्रव दाब, क्योंकि अपन यहाँ पे तरलों में ज्यादातर किसे लेंगे, द्रव को, या तरल दाब,
कहते हैं। ध्यान से पढ़ो परिभाषा को कि जब किसी तरल वस्तु फ्लूइड बॉडी पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है तब यह बल द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर आंतरिक वितरित मतलब इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड दाब उत्पन्न करता है एवं इस दाब को द्रव दाब कहते हैं। क्लियर? लेकिन ये होगा कब? जब कोई बाह्य बल आरोपित किया। क्लियर? अब देखो हुआ क्या कि जैसे मान लो कि ये द्रव है। क्लियर? अब अगर ये द्रव है तो धरती इस द्रव को क्या कर रही है? mg से नीचे खींच रही होगी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण किधर लग रहा होगा? नीचे, और त्वरण की वजह मतलब बल की वजह से इसका mg नीचे, तो मतलब त्वरण जो है वो कितना है? g। अब अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु के ऊपर वाला जितना भी द्रव है, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग इस द्रव को दबा रहा होगा। क्लियर? इस वाले बिंदु को, इस ऊपर वाला भाग इस नीचे वाले द्रव को क्या कर रहा होगा? दबा रहा होगा। अब अगर मैं इस बिंदु का थोड़ा सा बड़ा प्रारूप बनाऊं, ये वाला, तो इसे मैं एक द्रव का क्या बोलूं? एक द्रव का एक अणु बोलूं। तो इस अणु के आसपास और भी अणु हैं जो इसके साथ बिल्कुल टच में है। क्लियर बात? और ये अणु जो आपस में टच में है, तो ऊपर वाले अणु से नीचे दबाएंगे। क्लियर? और क्योंकि नीचे दबाने की वजह से ये भी उन पर क्या देगा? प्रतिक्रिया। ये भी उन पर क्या देगा? प्रतिक्रिया। और क्योंकि इसके आसपास वाले जो अणु हैं ये भी इससे कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट में होंगे तो ये भी एक रिएक्शन पैदा करेगा, मतलब इनके इनके द्वारा भी एक स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श वाला बिंदु है इस पर एक बल आरोपित होगा। तो इसका मतलब इस बिंदु पर सभी तरफ से, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से एक संपीड़ित बल का अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? संपीड़ित बल, जो इसे क्या करने की चेष्टा करेगा? दबाने की चेष्टा करेगा, ऐसे दबाएगा। और एक कंप्रेसिव फोर्स मतलब संपीड़ित बल, उसका अनुभव करेगा ये बिंदु। वो बल इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वो बल क्या कहलाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर दाब महसूस होगा। किसके कारण? इसके आसपास के जो अणु हैं, उसके वो आसपास के अणु जो इसे घेरे हुए हैं, वो इसे दबाने की क्या करेंगे? चेष्टा। क्योंकि इसके साथ टच में है तो इसे चारों तरफ से दबाने की क्या करेंगे? चेष्टा। क्लियर? दूसरी चीज, जैसे ये इसे दबा रहा है, ये भी इससे दबा रहा है, ये भी इससे दबा रहा है, ये इसे दबा रहा है, ये इसे दबा रहा है। अब ये सब इसे दबा रहे हैं तो ये भी इनको दबा रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस बिंदु को देखूं तो ये अगर इसे दबा रहा है तो ये भी इसे ऐसे दबा रहा होगा, ये इसे ऐसे दबा रहा होगा, ऐसे दबा रहा होगा, ऐसे दबा रहा होगा, इस तरीके से। क्लियर बात? और ये जो बल है, ये जो बल लग रहा है, ये बल का x घटक और y दिशा में दोनों घटक हैं, और दोनों घटक सारे के सारे y दिशा वाले घटक और x दिशा वाले घटक कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 0। इसलिए ये बिंदु किस पर बना हुआ है? साम्य प्रस्ताव पर। तो दाब के बनने का कारण क्या है? ये जो बल लग रहा है कौन? g। इस g के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे दाब आ रहा है ऊपर वाले भाग के कारण, और ये जो अणु जो इसे घेरे हुए हैं, ये अणु जो इसके टच में है, इनके कारण ये बिंदु एक दाबी है, संपीड़ित बल का अनुभव करता है। क्लियर बात? तो इस दाब का कारण हमें पता चला। दूसरा पहलू, इस दाब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? यह सभी दिशाओं में, यह कौन? पहला बिंदु, यह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित रहता है। यह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से क्या रहता है? वितरित। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि द्रव किसी ठोस के साथ संपर्क में है तब यह उस ठोस सतह के
के लंबवत दिशा में बल आरोपित करता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दाब के ऊपर वाले इसने दबाया, ये मॉलिक्यूल इसके साथ टच में है तो इन्होंने भी इसको दबाया, तो इसका मतलब ये चारों तरफ से एक क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। अब क्योंकि ये बल का अनुभव करेगा, कुल मिलाकर ये सभी जो बल लग रहे हैं इनका एक्स घटक और वाई घटक क्या है, 0, और इकाई क्षेत्रफल पर, इस बिंदु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाएगा, दाब। क्लियर? तो अच्छा, इस दाब के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये, सभी दिशाओं में क्या होगा, समान रूप से वितरित रहता है, मतलब इधर से भी, नीचे से भी, ऊपर से। स्थितिक अवस्था की बात कर रहे हैं वे, गतिक अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी द्रव किसमें, स्थिर अवस्था में। तो ऊपर से नीचे से इस बिंदु पर इधर से नीचे से ऊपर से सभी दिशाओं से समान होगा, और दूसरा ये सभी दिशाओं से समान रूप से वितरित रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा पॉइंट, यदि द्रव, अगर मान लो किसी द्रव में आपने इस मार्कर को डुबोया, तो जैसे डुबोगे तो ये जो तरल है, ये तरल इसकी सतह पर लंबवत दिशाओं में क्या लगाएगा, बल। इसके किसी बिंदु पर जो बल लगेगा वो बल हमेशा क्या होगा, इस सतह के लंबवत। क्लियर बात? अभी इस सतह के लंबवत होगा तो एक और चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये जो बल लगा, ये बल किसके कारण लगा, उस दाब के कारण। क्लियर? तो ये द्रव के जो अणु हैं वो इस सतह पर क्या बनाते हैं, दाब, और उस दाब के कारण क्या लगता है, बल। और उस बल की दिशा हमेशा इसके इस ठोस की किसी सतह, कोई बिंदु दे दिया जाए तो उस बिंदु पर आपसे बोला जाए कि द्रव बल किधर लगा रहा है, तो इस सतह के हमेशा क्या रहेगा, वो बल लंबवत। नोट करो आप इस बात। अब फ्लूइड प्रेशर, तो फ्लूइड प्रेशर हमने बोला कि जब बाह्य बल लागू किया जाता है किसी द्रव बॉडी पर या फ्लूइड बॉडी पर, तो किसी बिंदु पर आंतरिक वितरित दाब उत्पन्न होता है। अच्छा, इस दाब की खास बात है कि यह दाब, एक तो अच्छा, इस दाब के लिए एक और खास बात है कि यह दाब सभी बिंदुओं पर होता है, सभी बिंदुओं पर दाब लगता है, किसी पर कम और किसी पर ज्यादा, लेकिन एक बिंदु पर सभी दिशाओं में से समान होता है। किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं से समान होता है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है। क्लियर बात? तीसरी चीज कि अगर किसी भी ठोस बॉडी को किसी द्रव के अंदर, स्थैतिक द्रव की बात कर रहा हूं मैं, किसी स्थैतिक द्रव के अंदर क्या किया जाए, डुबोया जाए, तो जो दाब है उसके कारण उस ठोस सतह के लंबवत, ठोस सतह के लंबवत दिशा में बल का अनुभव होता है। क्लियर बात? अच्छा, इसके बाद ये तो बात की हमने कि दाब होता है सर, अब दाब होता तो है लेकिन होता कितना है, तो उस दाब की गणना तो अपन देखते हैं प्रेशर वेरिएशन, किसी स्थैतिक दाब के अंदर, किसी स्थैतिक द्रव के अंदर दाब किस तरीके का होता है और किस तरीके से परिवर्तित होता है। क्लियर? तो मान लो कि किसी भी पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है जिसका घनत्व कितना है, रो, घनत्व बराबर। क्लियर? अब ये यहां से खुला हुआ है, ऊपर से कितना द्रव भरा हुआ है, तो एक तो वातावरणीय दाब होगा इस जगह पर कितना, P0, तो यहाँ पे P0 बराबर कितना है, P0 बराबर मैं ले रहा हूं वातावरणीय दाब, इतना तो हो गया होगा। क्लियर सर? और मान लो कि मुझे इस बिंदु पर इसकी वैल्यू निकालनी है, इस बिंदु पर दाब की वैल्यू निकालनी है, और ये बिंदु यहां से किसी भी गहराई h पर है। अच्छा, g किधर लगना है, नीचे, और ये स्थैतिक द्रव है। ठीक सर, मान लो कि इस जगह पर प्रेशर की वैल्यू, इस जगह पर प्रेशर की वैल्यू कुछ भी P1 है, कितनी है, P,
ठीक सर। और इस जगह पर प्रेशर कितना है, पी नॉट। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है, ये टोटल लेंथ ये कितनी है, h। तो हम क्या करते हैं, इस जगह का ये देखने के लिए हम एक कोई काल्पनिक भाग मानते हैं इसका, इसी द्रव के अंदर। ये कोई सिलेंड्रिकल भाग हो सकता है, कोई काल्पनिक भाग हो सकता है, इसका द्रव का बना हुआ, क्योंकि द्रव का सिलेंडर मैंने माना इतना भाग, इस जगह पे सिलेंड्रिकल भाग माना मैंने, बेलनाकार भाग। अगर आप देखें यहाँ पर तो मान लो कि ये सिलेंडर में बाहर बना है, और इस सिलेंडर को जैसे मैंने बाहर बनाया तो इसका जो पृष्ठ ये वाला क्षेत्रफल है कितना है a, और इस सिलेंडर की लंबाई कितनी है h। अब आपको पता है इस पर जो दाब लग रहा है, ये दाब, तो ऊपर से जो दाब लगेगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर दाब दिया हुआ है तो बल कैसे निकाला जाता है। तो बल निकालने के लिए मान लो ऊपर से तो P नॉट यदि दाब है तो बल बराबर कितना होगा, F बराबर, बताओ, F बराबर P इंटू A, क्योंकि P बराबर क्या होता है, F लंबवत बटा A, और ये जो बल आएगा ये भी हमेशा इसकी क्या आएगा, परपेंडिकुलर लंबवत। तो P F बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू A, और यहाँ पे दाब कितना है, P नॉट। दूसरी चीज, इस सिलेंडर का ये जो सिलेंड्रिकल भाग है, जो बेलनाकार भाग है, इसका ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला। तो इधर से भी द्रव से घिरा हुआ है, इधर से भी द्रव से घिरा हुआ है। कौन सा द्रव, एक तो ये सिलेंडर भी खुद भी द्रव का बना हुआ है, और इसके आसपास भी क्या है, दूसरा द्रव बचा हुआ द्रव, भाई साइड में द्रव ही तो है। तो वो द्रव के अणु जो इस पर बल लगाएंगे वो हमेशा इस तरीके से लगाएंगे, लंबवत, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि इनके जितने भी बलों के जितने भी घटक लोगे तो कुछ घटक इधर आएंगे, कुछ घटक इधर आएंगे, क्लियर। तो सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। अच्छा, नीचे से जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, P1A, ठीक। तो इसके हर एक बिंदु पर जो बल लग रहा है वो बल हमेशा क्या लग रहा है, लंबवत, और दाब भी कैसा लग रहा है, लंबवत। इसके किसी भी बिंदु पर, इस सिलेंडर के किसी भी बिंदु पर जो दाब लग रहा है वो दाब भी कैसा लग रहा है, लंबवत, और जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, कैसा, लंबवत। तो नीचे से ऊपर से बल कितना लग रहा है, P नॉट है, नीचे से कितना लग रहा है, P1 है, क्लियर बात, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक इसका खुद का भार कितना लग रहा होगा, mg, भाई इसका कुछ का द्रव्यमान होगा mg। अब देखो ध्यान से, ये सिलेंडर स्थिर अवस्था में, बिल्कुल इसको बैलेंस कर रखा है। तो बैलेंस क्यों है, ये बैलेंस इन्हीं की वजह से है सर। तो नीचे वाला बल बराबर ऊपर वाला बल, तो क्या लिखोगे, P नॉट है प्लस mg, क्योंकि P नॉट है भी नीचे और mg भी किधर लग रहा है, नीचे, बराबर ऊपर वाला बल कितना, P1 है। अच्छा, m को क्या लिख सकते हैं, m बराबर होता है घनत्व इनटू आयतन, और इस सिलेंडर का आयतन कितना है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो a इनटू h लिख सकते हैं। तो m बराबर कितना होगा, रो a h। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, p नॉट a प्लस रो a h g बराबर p1 है। देखो दोनों तरफ से a कॉमन लेके कट जाएगा, तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, p नॉट प्लस रो g h, p1 बराबर p नॉट प्लस रो g h। तो इस जगह पर जो दाब होगा, इस जगह पर जो दाब होगा वो कितना होगा, इस बिंदु पर दाब P1 बराबर P नॉट प्लस रो जी एच। अब आपसे एक बात पूछता हूं मैं कि ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन की खास बात, पहली बात, P1 इस बिंदु पर कुल दाब है जिसमें वातावरण का दाब भी देखो जुड़ गया, प्लस रो घनत्व किसका, द्रव का, जी त्वरण नीचे जो लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी, और h उस त्वरण की दिशा में लंबाई, उस त्वरण की दिशा में क्या, लंबाई। तो किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थितिक द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब निकालने का सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 प्लस रो जी एच, या P1 बराबर P नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे P नॉट क्या है, ऊपर वाले बिंदु पर, या जो भी जैसे ऊपर वाला बिंदु दिया है, जैसे यहाँ दिया तो यहाँ पे केवल वातावरणीय दाब है, तो उस बिंदु का दाब प्लस रो जी एच, इसे बोला जाता है कुल दाब। और
दाब और इस दाब के अंतराल P1 माइनस P0 बराबर रो जी एच, इसे बोला जाता है गेज का, इस दाब अंतर को गेज का। क्लियर? इस तरीके से बता रहा हूं। अच्छा, ये तो हुआ पहला कि हमने दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं के बीच के में दूरी h कर रखी है, तो उनके मध्य का दाबांतर वो तो कितना होगा P1 माइनस P0। अच्छा, नीचे वाले बिंदु का ज्यादा होगा या ऊपर वाले? नीचे वाले का दाब क्या होगा? ज्यादा। ऊपर वाले का दाब क्या होगा? कम। अच्छा, अब देखिए एक सवाल आपको उपयोग करूं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा कि एक टब में या किसी पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, किसी पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है ऐसे है, और ये द्रव मतलब पानी, रो बराबर पानी। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब अथवा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मान लो मैं दो बिंदु दूं, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। कितनी दूरी है? 1 मीटर। ये और ये बिंदु यहां से आधे मीटर की दूरी पर। देखो ऊपर वाले तल से ये बिंदु कितना नीचे है? कितना नीचे है? आधा मीटर। और इस वाले से ये कितना नीचे है? 1 मीटर। ऐसे तो आपको याद करना है कि इस बिंदु पर दाब का मान कितना होगा? P बराबर कितना होगा, जबकि यहाँ पे जो है दाब है वो है P0 बराबर वातावरणीय। अब अपन इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ये आधा मीटर है, इस चीज को सबसे पहले मुझे यहाँ का दाब पता होना चाहिए। माना कि यहाँ का दाब है P डैश या P1, तो P1 बराबर क्या लिखेंगे? किसी भी नीचे वाले बिंदु का दाब बराबर इस बिंदु का दाब प्लस रो जी एच, जहाँ पे h इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो P1 बराबर यहाँ का दाब कितना? P0 प्लस रो जी h बराबर कितना? आधा मीटर। रो की जगह पानी का है। फिर अगर मुझे इस बिंदु का निकालना है P, तो P बराबर कितना होगा? अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ कितना होगा? P बराबर P1, यहाँ का P1 प्लस रो जी और h मतलब 1 मीटर। अगर ध्यान रहे ये मीटर में लिखा है तो रो की किस में लिखोगे? केजी पर मीटर क्यूब। एक और बात कि जैसे मान लो मुझे इस बिंदु का डायरेक्ट इस बिंदु को इंक्लूड ही नहीं करना है, इसके यहाँ पे लिखना है, तो तब भी मैं लिख सकता हूँ P बराबर कितना है? अच्छा, P1 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ जो भी आएगा उसे रख देना, यहाँ से P1 की वैल्यू यहाँ पे मैं नहीं, मुझे तो बीच वाला बिंदु देना ही नहीं, मैं तो सर यहाँ के लिए दे देता हूँ। P बराबर कितना आ जाएगा? P0 प्लस रो जी और h अब टोटल ले लो, h बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस आधा, कितना हो जाएगा? 1 प्लस आधा 3 मीटर। आप इस यहाँ से कैलकुलेट करोगे इससे, तब भी आंसर वही आएगा और इससे भी आंसर वही आएगा। इसमें P1 की वैल्यू यहाँ से, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बता रहा हूँ। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर P0 प्लस रो जी एच, और ऐसे नहीं रखना तो ऐसे रख लो कि P बराबर P1 प्लस रो जी एच, जहां पे h क्या है? h P1 तथा P दाब वाले बिंदुओं के मध्य की दूरी, और ये दूरी किसकी दिशा में है? ये दूरी लेनी है g की दिशा में या कुल त्वरण की दिशा में। भाई अब तक जो पात्र में द्रव हो रहा था उसमें कुल त्वरण g तो लग रहा था, तो जो दूरी है, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे P बराबर, मान लो यहाँ का दाब है P1, यहाँ का दाब है P, तो P बराबर क्या लिखोगे? P1 प्लस रो जी एच। तो ये जो h है ये क्या है? ये h है बेटा P वाले बिंदु और P1 दाब वाले बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूरी किसकी दिशा में? कुल त्वरण, और यहाँ पे कुल त्वरण कितना है? g की दिशा में दूरी। ये तो हुआ
दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं के बीच, ये दोनों बिंदु कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर। अब मान लो कि दो बिंदु हैं वो समान लेवल पे हैं। किस लेवल पे हैं? समान लेवल पे। मान लो कि ये 2 पॉइंट है, मैंने बोला ये 2 पॉइंट है, क्लियर? ये द्रव की सतह है, क्लियर सर? ये जी है, नीचे लग रहा है। मैंने बोला यदि इस बिंदु पर दाब P1 और इस बिंदु पर दाब P2, पहले तो क्या था, ये दोनों बिंदु कैसे थे? ऊर्ध्वाधर। अब दोनों बिंदु सेम लेवल के हैं, ये कैसे हैं? क्षैतिज बिंदु। द्रव पे केवल एक ही बल लग रहा है, मतलब एक ही त्वरण लग रहा है जी। अब मुझे पता कि P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इसके लिए भी अपन एक काल्पनिक सिलेंडर बना लेते हैं ऐसा। कितनी चौड़ाई का? h लंबाई का। अच्छा, इस सिलेंडर को यहाँ पे बनाना है, छोटा सा सिलेंडर बनाने में बड़ा लग रहा है, तो इधर से बल कितना लगेगा? आपको पता है कि सतह पर जो बल लगता है हमेशा क्या लगता है? लंबवत। एक द्रव का एक अणु दूसरे अणु पे जो बल लगा रहा है वो भी लंबवत होगा उस दूसरे अणु की सतह पर, और जो दाब लग रहा है वो भी क्या होगा? लंबवत। जैसे मान लो कि मैं एक गोला मानो किसी द्रव का, तो इस बिंदु पर जो बल लगेगा कैसे? इस बिंदु पर कैसे? मतलब इस सतह के हमेशा कैसा लगेगा? लंबवत। अच्छा, इस सिलेंडर के चारों तरफ से जो लग रहा है, जो घिरा हुआ द्रव, इसकी प्रत्येक बिंदु पर जो बल लग रहा है कैसा लग रहा है? लंबवत। और आपको पता है कि सब एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल हो रहे हैं। इधर से कितना लग रहा है? P1 है, इधर से कितना लग रहा है? P2 है, क्लियर? और एक इसका mg लग रहा होगा नीचे, इसको भी सारे मिला के बैलेंस कर, तो mg को तो इससे बैलेंस कर दिया। जैसे mg है, mg को तो किसने बैलेंस कर दिया? ऊपर वाले सारे दाब में, दाबी बल जो लग रहा है इसमें। तो अगर मैं इस लेवल की बात करूं, यहाँ पे तो P1 है, P2 है, इस दिशा में भी क्या होना चाहिए? क्या ये त्वरित हो रहा है? क्या नहीं? स्थिर अवस्था में, तो ये बल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो P1 है बराबर P2 है, ऐसे एक कटेगा P1 बराबर क्या होगा? P2। इसका मतलब समान लेवल के जो दोनों बिंदु, इनका लेवल क्या, ये भी यहाँ से h गहराई पर और ये भी यहाँ से h गहराई पर है, तो क्या h गहराई वाले दोनों बिंदुओं का जो दाब है वो कैसा रहेगा? समान। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि द्रव की सतह से यदि द्रव एक ही होना चाहिए, क्या ये द्रव अलग अलग घनत्व का है? एक ही द्रव में एक ही घनत्व, तो एक ही द्रव में एक ही गहराई पर स्थित बिंदु, एक ही द्रव में एक ही गहराई पर स्थित बिंदुओं का दाब हमेशा क्या रहेगा? समान, बशर्ते द्रव किस अवस्था में होना चाहिए? स्थैतिक अवस्था में। तो क्या लिखते हैं कि एक द्रव में मतलब घनत्व बराबर नियत, एक द्रव में स्थैतिक अवस्था में समान स्तर वाले बिंदुओं का दाब समान होता है। अब जब आप बोल रहे हो ना कि समान स्तर वाले बिंदु, समान स्तर वाले बिंदु, समान स्तर मतलब समान गहराई, और गहराई कहां से नापोगे? गहराई नापोगे इस मुक्त सतह से। अच्छा, एक और पहले ध्यान रखना, ये वाली सतह जो इस ऊपर तो हवा है ना, इस ये ऊपर से खुला हुआ है, तो यहाँ से क्या रहेगा हवा, तो ध्यान रखना ये जो ऊपर वाली सतह है जो हवा के संपर्क में, इसे बोला जाता है द्रव की मुक्त सतह। जो हवा के संपर्क में सतह को क्या बोला जाता है? द्रव की मुक्त सतह। और मुक्त सतह से यदि दो बिंदु समान गहराई पर हैं तो इन दोनों के दाब भी कैसे होंगे? समान, मतलब P1 बराबर P2। बताओ इसे। अच्छा, इस प्रेशर के बारे में खास बात ये भी है कि P बराबर P0 प्लस रो GH, ये जो प्रेशर होता है P, ये पात्र
की आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मेरे पास दो पात्र है, एक इस शेप का और एक इस शेप का। और दोनों में समान द्रव, एक और बात है, समान द्रव भरा हुआ है। इसमें भी H गहराई तक और इसमें भी H गहराई तक। तो ये वातावरण के ऊपर दिया तो P नॉट लग ही रहा है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है P नॉट, और दोनों में जो घनत्व है इसमें भी रो है और इसमें भी रो है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके तल में जो प्रेशर होगा P, वो P बराबर यहाँ पे भी कितना होगा P नॉट प्लस रो जी एच, और यहाँ पे भी क्या होगा P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच। इसका मतलब जो P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच होता है उसमें जो दाब होता है वो समान स्तर पर, वो क्या बोलता है कि वो पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर इसमें भी H ऊंचाई तक है, इसमें भी द्रव H ऊंचाई तक है और दोनों का घनत्व समान है, तो नीचे वाले बिंदु पर दाब की वैल्यू क्या होगी सेम। तो ये केवल गहराई पर निर्भर करता है या आकृति पर निर्भर करता है? केवल गहराई पर। और यहाँ पे ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जब दोनों में द्रव क्या हो समान। अगर अलग अलग द्रव पर दो फिर रो अलग अलग हो जाएगा ना। तो एक ही द्रव का यदि स्तर सेम है तो फिर दाब का मान भी क्या होगा समान। तो P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच में जो प्रेशर है वो पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल किस पर निर्भर करता है ऊंचाई पर। क्लियर?